हिंदुइज़्म इज़ ए वे ऑफ लाइफ, कि हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, ये जीने का एक तरीका है। और पीछे नरेंद्र मोदी भी ये स्टेटमेंट दे रहे थे एज ए प्रधानमंत्री की हम किसी धर्म वर्म को नहीं मानते, हिंदुइज़्म तो एक वे ऑफ लाइफ है और ये है और वो। तो सर, संसद में जो विपक्षी नेता है उसका एक स्टेटमेंट आया राहुल गांधी जी का। उन्होंने बोला कि जो हिंदू हैं सिर्फ वो बीजेपी या आरएसएस में नहीं है, और भी लोग हिंदू हैं। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा सारा बवाल हुआ है, जम्मू में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ। तो सर, ये बवाल क्या सही किया उन्होंने या गलत किया? देखिए, अब हर व्यक्ति अपने परिप्रेक्ष्य में बात रखता है और करता है। हिंदू की परिभाषा मुझे तो कहीं मिली नहीं। अगर आप सारे के सारे धर्म ग्रंथ उठा के देख लें, हिंदू शब्द कहीं पे इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। ये पर्शियन शब्द है, फारसी का है, और इसका मतलब भी बड़ा गलत सा है, सही मतलब तो नहीं है। पीछे एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, रूलिंग आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुइज़्म इज़ ए वे ऑफ लाइफ, कि हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, ये जीने का एक तरीका है। और पीछे नरेंद्र मोदी भी ये स्टेटमेंट दे रहे थे एज ए प्रधानमंत्री की हम किसी धर्म वर्म को नहीं मानते, हिंदुइज़्म तो एक वे ऑफ लाइफ है और ये है और वो है। तो कुल मिला के मेरी नज़र में हिंदू एक तथाकथित ऊंची जातियों का SC ST OBC के गले काटने के लिए, और RSS भाजपा हिंदुत्ववादी संगठन इसे एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और SC ST OBC माइनॉरिटी का आपस में क्लैश करवाने के लिए, लड़वाने के लिए और इनके हक हकूक़ छीनने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। जब भी मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन के ख़िलाफ़ SC ST OBC को खड़ा करना हो तो इनको हिंदू बना के खड़ा कर दिया जाता है और उनसे लड़वा दिया जाता है। और SC ST OBC ये भूल जाता है कि 98% मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन इन्हीं में से कन्वर्टेड है, यानी ये सब आपस में DNA ब्रदर्स हैं, एक ही परिवार का हिस्सा हैं। तो एक तो वहाँ पे हिंदू धर्म का इस्तेमाल होता है, दूसरा वोट बैंक की राजनीति में हिंदू धर्म का इस्तेमाल होता है। अब चूँकि भाजपा हिंदू धर्म का इस्तेमाल करके तीसरी बार पावर में आ चुकी है, तो राहुल गांधी भी ललायत हैं पावर में आने के लिए। तो उन्होंने इनको नंगा करने के लिए, इनके हिंदू षड्यंत्र को नंगा करने के लिए पार्लियामेंट में ओपनली ये स्टेटमेंट दे दी कि सिर्फ भाजपा के लोग या RSS के लोग या हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग, इनके बाबा वगैरह जो लोग हैं, यही हिंदू नहीं हैं। और भी लोग जो भारत में रहते हैं वो बहुत सारे हिंदू हैं, और ये सही में हिंदू हैं ही नहीं। तो उसमें वो अपना राजनीतिक हित साधने के लिए राहुल गांधी जी ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। और कुल मिला के देखा जाए तो वाकई जब पॉलिटिकली आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करोगे तो वो चीज़ नंगी होगी, उसकी बदनामी भी होगी और उसकी बर्बादी भी होगी। और आने वाले समय में भारत में कोई भी ये नहीं कहेगा मैं हिंदू हूँ। रही बात कभी कभी ये फिर अपने आप को छुपाने के लिए सनातनी वर्ड इस्तेमाल करने लगते हैं। तो सनातन तो धम्म है, बुद्ध ने खुद कहा है ये सो धम्मो सनातनो, मेरा धम्म ही सनातन है जो परमानेंटली चलेगा। तो सनातन भी इनका नहीं है और हिंदू भी इनका नहीं है। मगर राहुल गांधी ने ये कार्ड खेल के पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दे के और ये बात करके BJP, RSS और हिंदुत्ववादी संगठनों को बुरी तरह से नंगा ज़रूर कर दिया है। आने वाली इलेक्शंस में इसका काफ़ी खासा और गहरा असर होगा और भाजपा को इसका काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। नेशनल A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम अम्बेडकर चौक में यहाँ पर बसोत्रा सर जी के पास आए हैं। तो यहाँ पर हमारे एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा जी वो पिछले 36 हफ्तों से यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर। तो चलो इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या इनकी जो डिमांडें हैं वो क्या क्या डिमांडें हैं। जी सर। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपकी क्या डिमांडें हैं? बेसिकली हमारी मुख्य मांगें जिनको लेके हम यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए बैठे थे नवंबर 2023 में, और अब 36 हफ्ते हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज 6 जुलाई 2024 है, तो 36वां हफ्ता है हमारा। 2 दिवसीय धरने का आज पहला दिन है। हमारी मुख्य मांगें हैं, पहला तो हम ये कह रहे हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, ताकि हर वर्ग की पॉपुलेशन, हर वर्ग के पास कितने मैट्रिकुलेट, कितने ग्रेजुएट, कितने पोस्ट ग्रेजुएट, कितने PhD लोग हैं या कितने और क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं, कितने लोगों के पास पक्के मकान हैं, अच्छी गाड़ियाँ हैं, बिज़नेस हैं, धंधे हैं, दुकानें हैं, नौकरियाँ हैं, सरकारी नौकरियाँ। तो एक पूरा ओवरऑल व्यू हर वर्ग का हमें मिले, उसके लिए जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, हमारी पहली मांग है। दूसरी हमारी मांग है कि वर्ग के जनसंख्या के अनुपात में सबको हिस्सेदारी मिले, यानी जिस भी वर्ग की जितनी जनसंख्या उतना उसको हिस्सा मिले। जैसे OBC 60 to 65% भारत में है और 5 या 6% उसको सारा हिस्सा मिल रहा है, तो उसको अपनी पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से हिस्सा मिलना चाहिए। और ऐसे ही SC को, ST को, माइनॉरिटी को, अपर कास्ट को, सबको अपने जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग है हमारी
जो राजनीतिक आरक्षण है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, एमएलए, एमपी, कॉरपोरेशन, लोकल बॉडीज़ में, और जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन है, ये दोनों आरक्षण जो है समाप्त होने चाहिए। क्योंकि राजनीतिक आरक्षण दल्ले दलार और भड़वों को पैदा करता है, SC ST OBC माइनॉरिटी का नुकसान करता है। और ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन है, ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण तो प्रतिनिधित्व है जो हर वर्ग को मिलना चाहिए। और जिनको EWS दिया गया 80% से लेकर 99% तक ऑलरेडी शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, देश के साधनों संसाधनों में उनका पहले से कब्जा है, तो 10 उनको और देना ये ज़्यादती होगी। तो ये हम चाहते हैं ख़त्म हो। उसके बाद हमारी मुख्य मांग है राइट टू वर्क जो है इसको फंडामेंटल राइट में रखा जाए। इसके बाद हमारी एक मांग है शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, इन सब ये सब को एक समान मिलना चाहिए, चाहे कितना भी संबल किसी को प्रदान क्यों ना करना पड़े। एक मांग हमारी ये भी है कि EVM, धनबल, बाहुबल का खात्मा हो, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का सारा खर्चा उठाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट खर्चा ना उठाए। और एक मांग हमारी है कि भारत का संविधान जो है मूल रूप से लागू हो, रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो। और एक छोटी सी मांग हमने और रखी है कि पूरे भारत में जितने भी कमीशन है SC ST OBC से रिलेटेड, चाहे स्टेट्स में हो, यूटीज़ में हो या सेंटर में हो, उनके जितने भी अपर कास्ट मेंबर और चेयरमैन रहे हैं अभी तक, जिन्होंने SC ST OBC के विरोध में काम किया है, कानून बनाकर उनको कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान किया जाए और हो सके तो उनको फांसी की सज़ा दी जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं अनिल जी, जिनको लेके हम 36वें हफ्ते में यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर, जैसे कि जो संविधान है, संविधान बदलने की बात भाजपा ने की, तो 2019 से लेकर 2024 तक उनको 63 सीटों का नुकसान हो चुका है। तो आगे भी संविधान की बदलने की बात करेंगे तो क्या लगता है कि 2027 में भाजपा की सत्ता रहेगी या जाएगी? देखिए, संविधान बदलने की बात भाजपा करती रही, RSS करती रही, हिंदुत्ववादी संगठन करते रहे हैं। दूसरी तरफ बामसेफ या बामसेफ के ऑफशूट विंग जितने भी निकले, DS4 थी, फिर बसपा बनी, फिर और भी इसके काफ़ी सारे विंग्स अब बने हुए हैं। तो ये पिछले करीब 1973 से लेकर अब तक संविधान और संवैधानिक मूल्यों की और बाबा साहब की बात करते आए हैं। अब कांग्रेस का जो ओरिजिनल बेसिक वोट बैंक था वो था SC और मुस्लिम। जब उससे ये सरक गया तो कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई। तो कांग्रेस फिर से एक कार्ड खेलने की कोशिश करने लगी और उसने देखा कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग संविधान पे ज़्यादा बात करते हैं, बाबा साहब पे ज़्यादा बात करते हैं, तो वही कार्ड कुछ हद तक भाजपा बाबा साहब के नाम पे खेलती है। अब कांग्रेस इसी कार्ड को खेलना चाहती है और वो संविधान को लेके आगे आना चाहती है। देखिए, जो भी मुद्दे मैंने गिनाए, जाति आधारित जनगणना, जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी और बाकी सब मुद्दों की जो मैंने बात की, अगर अब आप देखें तो कांग्रेस इन सब मुद्दों को लेकर सड़क पे उतरने की कोशिश कर रही है, पार्लियामेंट में भी इस पे बात कर रही है। और राहुल गांधी ने 2 यात्राएं की हैं, एक तो भारत जोड़ो यात्रा थी, एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी। दोनों में उसने SC ST OBC माइनॉरिटी, संविधान, बाबा साहब, इनकी बातें की हैं। तो जिसको इस देश में रहना है उसको संविधान की भी बात करनी होगी, बाबा साहब की भी माननी होगी, फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा को भी मानना होगा। और हमारा ये प्रयास रहेगा इसके बगैर कोई किसी चीज़ की बात कर ही ना पाए। तो अल्टीमेटली ये बात वहाँ पे रेगुलरली चल रही है। अब भाजपा ने क्योंकि इसके विरोध में काफ़ी कुछ किया था, तो 303 से एक ही झटके में भाजपा 240 पे आ गई, यानी 63 सीटों का उनको नुकसान हुआ। इसके अलावा मेरा ये मानना है कि 200 से लेकर 2000 तक का गैप है 165 सीटों में NDA में। तो 165 सीटें अगर एक झटके में उनकी कम हो जाती तो उनके पास सिर्फ भाजपा की अगर हम 240 में से 165 निकालें तो 75 सीटें बचेंगी, यानी वो बिल्कुल नेगेटिव 2 डिजिट पे आ जाती, बुरी हालत उसकी हो जाती। इसके अलावा एक चीज़ और जो अभी सामने आ रही है एजेंसियों की रिपोर्ट के माध्यम से, तो पता चल रहा है कि कम से कम 80 सीटों पे तो भाजपा ने घपला किया ही है जीतने के लिए। तो 240 में से भी अगर आप 80 निकाल देंगे तो भाजपा 160 पे आ जाएगी और सरकार बनाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ये जो आपने सवाल पूछा कि इनका आने वाले समय में 2029 की इलेक्शन में क्या इम्पैक्ट होगा, पहली बात तो ये है कि मुझे लग रहा है ये 6 महीने से ज़्यादा सरकार चलेगी नहीं। चंद्रबाबू नायडू इनके पीछे पड़ गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वो मांग रहे हैं। मुझे लगता नहीं उनकी डिमांड्स पूरी कर पाएगी भाजपा या NDA, और अल्टीमेटली जब नहीं कर पाएंगी वो छोड़ देंगे। और नीतीश जी ठहरे पलटू राम, वो कभी भी पलट जाएंगे। जब ये दोनों पलटेंगे तो इनकी सरकार वैसे ही खतरे में आ जाएगी, चली जाएगी। और कहीं 6 महीने से ज़्यादा चलेगी तो 8 महीने चल जाएगी, 1 साल चल जाएगी, इससे ज़्यादा चलने वाली है नहीं। रहा सवाल अगर चल भी गई तो 2029 में अगले इलेक्शन है,
29 तक तो इनकी बर्बादी इस हद तक हो चुकी होगी कि ये 2 डिजिट में भी सीटें जीत पाए, मुझे लगता नहीं है। और भाजपा अब ख़त्म होने के कगार पे है। जैसे कांग्रेस छटपटा रही, आने वाले समय में भाजपा छटपटाएगी और मूल निवासी बहुजनों का रूल वापस आएगा। SC ST OBC माइनॉरिटी पूरे दमखम के साथ भारत पे कब्जा करेंगे। शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया देश के साधनों संसाधनों पर इसके एकाधिकार कर लेंगे और आने वाली इनकी पीढ़ियाँ अब देश पे राज करेंगी, मेरा ऐसा मानना है। सर, संसद में जब एक वहाँ पर जय संविधान का नारा लगाते हैं लोग, तो सर ओम बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर हैं, तो सर वो सही तरीके से रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर पाते या खुश क्यों नहीं होते? ओम बिरला जी एक तो RSS के कोर कैडर के मेंबर हैं, ऊपर से वो जात से बानिया हैं, तथाकथित ऊंची जाति को बिलोंग करते हैं। हालांकि बानिया ब्राह्मण क्षत्रिय से नीच माना जाता है वर्ण व्यवस्था में। तीसरा, ओम बिरला जी जो हैं वो मोदी के बड़े ख़ास किस्म के रहमो करम पे कर्जदार से बन के घूमते हैं। आप देखिए, वहाँ पे स्पीकर होने के बावजूद संसद में वो मोदी के आगे झुककर हाथ जोड़ते हैं या हाथ जोड़कर झुकते हैं। तो वहीं से पता चल जाता है ओम बिरला अब भी स्पीकर के पद पे नहीं है, जैसे भाजपा के या RSS के या मोदी के बड़े शुक्रगुजार से एक व्यक्ति बन के रह गए हैं। इसलिए ओम बिरला जी को हर वो बात बुरी लगती है जो संवैधानिक हो। संविधान की बात करोगे तो ओम बिरला जी को तकलीफ होगी, क्योंकि संविधान RSS से, भाजपा से, इन लोगों से बर्दाश्त हो नहीं रहा। हिंदुत्ववादी संगठन संविधान को टॉलरेट नहीं कर रहे। उनको पता है जितनी एम्पावरमेंट SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन की इस देश में हुई है, वो सारी की सारी संविधान की बदौलत हुई है। अगर संविधान आज भी खत्म हो जाए तो ये फिर से धराशायी हो जाएंगे। ये बात उनको पता है। ये बात अलग है कि SC ST OBC माइनॉरिटी को ये बात कम पता है। उनको पक्के तौर पे पता है कि संविधान के सहारे ही SC ST OBC में एक जागृति आई है, इनका उत्थान हुआ है, और ये जो इनकी तरक्की आज नज़र आ रही है वो इसी की वजह से है। इसलिए ओम बिरला और उनके साथी जो हैं अक्सर संविधान को लेके और संवैधानिक मूल्यों को लेके परेशान रहते हैं, मेरा ऐसा मानना है। जी सर, धन्यवाद सर। नेशनल A1 न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।